हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं थर्ड पेपर में। ठीक, तो थर्ड पेपर के टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उसके बाद पेपर हुआ तो लगभग हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 8 क्वेश्चन बताए गए टॉपिक्स में से मिले हुए हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं नहीं, कुछ लोगों ने तो कहा कि 9 क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि 8 क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो आज फिर से मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैकेनिक्स, जो फर्स्ट पेपर है हमारा। मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दीजिए और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता दीजिए। तो आज के लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, और बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या फिर जो भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स जो भी आपको आएगी, आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि अभी पेपर 17 को है, तो 6 तारीख है, तो 6 से 17 के बीच में गैप है, तो इतने दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से प्रॉब्लम्स पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे मैं हेल्प जरूर करूंगा। ठीक, आज देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस टॉप पेपर में। तो देखिए, आप लोग सामने देख पा रहे होंगे टॉपिक्स लिखा हुआ है कि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद मैं पहले पेज पे चल रहा हूँ अपना, क्या क्या है हमारे में। तो जो पहला पोर्सन है हम लोगों का वो है मैकेनिक्स। ठीक, मैकेनिक्स। क्योंकि लिखने में बहुत लेट होता है, तो मैं कुछ टॉपिक्स को जनरली बोल देता हूँ, आप लोग मतलब सुनते चले जाइएगा। जो टॉपिक्स लिखने लायक हो मैं लिखता चला जाऊंगा, बाकी टॉपिक्स को मैं बोलते चला जाऊंगा। ठीक, तो मैकेनिक्स में देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक्स पढ़ना है वेक्टर का। ठीक, वेक्टर में सिर्फ लिख दे रहा हूँ, वेक्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब वेक्टर क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, इसे आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है ऑलरेडी, फिर एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा। यहाँ पे बेसिक लेवल से कुछ भी नहीं पूछा जाना। आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रखा होगा। ठीक, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे जो पूछा जाता है बीएससी में, तो बीएससी में आप लोगों को 2-3 क्वांटिटीज मिली होंगी अगर आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेडियंट। ठीक, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी ग्रेडियंट फाइल लिख लिया मैंने। तो किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है, तो ग्रेड कैसे निकाला जाता है या ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइवर्जेंस। ठीक, किसी भी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है। और तीसरी क्वांटिटी है कर्ल। ठीक, तो किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का या किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे निकालते हैं। ठीक, ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक फंक्शन दे देगा और उसका पूछ लेगा। प्रूफ करने के लिए जनरली आता है कि यहाँ पे प्रूफ कीजिए कि इसका कर्ल इतने के बराबर होगा या इसका डाइवर्जेंस इतने के बराबर होगा। जनरली इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो जो आप लोग रोटेशनल इरोटेशनल नेचर की बात करेंगे, कहीं पर भी लाभ सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो इन सब में इन सब की बहुत जरूरत पड़ती है। तो सीधे सीधे यहाँ से एक क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, जो कि पहला क्वेश्चन होता है आप लोगों का 3 नंबर का। उस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है प्रूफ करने के लिए। ठीक, इसी में कुछ चीजें और हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थोड़ा सा देख लीजिएगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और इसके साथ है एक और स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, ये 2 थ्योरम्स है। इन 2 थ्योरम्स को जरूर देख लीजिएगा। इन 2 थ्योरम्स में से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में सीधे थ्योरम पूछ लिया है, कभी कभी 3 नंबर में थ्योरम का प्रूफ भी पूछा गया है। स्टोक्स थ्योरम का ज्यादा पूछा गया है, गॉस डाइवर्जेंस का भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये टॉपिक्स थे मैकेनिक्स के पहले पार्ट में, जहाँ पर कि आप लोगों को क्या पढ़ना है इतना, बाकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे मेरे पास सिलेबस है, तो मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें बैकग्राउंड ऑफ वेक्टर कैलकुलस दिया हुआ है, लेकिन उसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये चीज़ कंफर्म रखिएगा। उसके बाद सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स है, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है और टाइम हो तो आप लोग पढ़ ले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको आगे काम ही आएगा। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो बस आप इतना पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसी में, इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाएगा आप लोग चीज़ों को। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी में, वो हमारा आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे एक नाम आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, हो सकता है हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी खराब हो रही हो, आप लोगों को लग रहा हो, ऐसा नहीं है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा सा तेज लिखते हैं तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब ऑटोमेटिक हो जाती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी में एक नाम और आएगा एंड इनवेरिएंस। ठीक, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवेरिएंस जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा गया है, या तो एक न्यूमेरिकल या डायरेक्ट थ्योरी। ठीक, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है, इससे थ्योरी पूछी गई है, या एक न्यूमेरिकल हर साल लगभग पूछा गया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनर्शियल फ्रेम से थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। इनर्शियल पे आपको और फोकस कहाँ कहाँ करना है, तो देखिए एक है सूडो फोर्स। ठीक, ये पी से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, बट पढ़ा सूडो फोर्स ज्यादा है, उल्टा ना पढ़िएगा इसको, सूडो फोर्स। ठीक, दूसरा नाम इसी में आता है कोरियोलिस फोर्स का, कोरियोलिस फोर्स। ठीक, और इसी में तीसरा नाम जो आता है वो है आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तीनों फोर्सेस बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोग कम से कम इस पे 1.5 से 2 पेज का शॉर्ट नोट लिख पाए। इन तीनों ही फोर्सेस पे लगभग हर साल किसी न किसी एक पर शॉर्ट नोट पूछा गया है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने जो पेपर कवर किया हुआ है 2013 से लेकर के 2019 तक के पेपर कवर किए हुए हैं। 20, 21, 22 में कर्टाइल सिलेबस था, तो कर्टाइल सिलेबस के पेपर को मैंने कवर नहीं किया जानबूझ करके, क्योंकि कर्टाइल सिलेबस में कुछ टॉपिक छोड़ दिए गए हैं। जैसे उसमें हमारा फ्लूइड पोर्शन पूरा कटा हुआ था, नहीं पूछा आता था, और इलास्टिसिटी से भी कुछ पोर्शन कटा हुआ था, तो उसको मैंने जानबूझ के कवर नहीं किया। 2023 का जो पेपर था उसको मैंने देखा हुआ है, तो लगभग इनके क्वेश्चंस वहां भी मैच कर रहे हैं। ठीक, तो इन तीनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स जरूर पूछा गया है लगभग हर साल। ठीक, हो सकता है कि साल ना पूछा गया हो, लेकिन जरूर पूछा जाता है। तो ये 60 नोट में आएगा, बहुत ज्यादा इस पे आपको फोकस नहीं करना है, 60 नोट लिखना है। हाँ, 60 नोट का एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको लगभग हर स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, तो भी ध्यान रखिएगा कि कम से कम 60 नोट में 1.5 से 2 पेज लिखना है मिनिमम। 60 नोट का मतलब इतना कम मेहनत कर दीजिए कि वो 60 ही हो जाए। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 60 नोट भी ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन 2 60 नोट्स मिला के 6 नंबर के होते हैं पूरे, ये चीज है। तो ये हमारे कुछ फोर्सेस थे जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, कंपलसरी है ये। ठीक, थोड़ा सा रोटेटिंग फ्रेम्स आप देखते हैं, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया न्यूमेरिकल, तो रोटेटिंग फ्रेम्स भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, यह भी पहले चैप्टर में ही चल रहा हूँ मैं। लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है, आगे बहुत यूज होगा। ठीक, और इससे लगभग एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। एक टॉपिक इसी में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। ठीक, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के बाद क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर में पूछता क्या है, तो जनरली आपको एक डेरिवेशन दिया जाता है बार बार, और जिसमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में शायद। क्वेश्चन मैं बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन, लगभग ये हर साल अल्टरनेट करके पूछा गया है। जैसे एक क्वेश्चन है 2017 में थर्ड पार्ट। ठीक, या तो 2017 पेपर का तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। इसमें फॉर बॉडी ऑफ आर्बिट्ररी शेप एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाई समथिंग एक क्वेश्चन दिया गया, जिसको प्रूव करना है आपको। इसके बाद पूछा गया है कि इसमें आप लोगों को एक्स कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि इनर्शियल कोफिशिएंट बोले जाते हैं। ठीक, एक्स कोफिशिएंट्स का मतलब आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड। ठीक, तो जब आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर पढ़ेंगे
तो यहाँ पे टेंसर मैट्रिक्स आएगी, एक इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स आएगी। मैट्रिक्स में 9 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आई एक्स मैंने लिखा है उसी तरह से आई वाई एक्स करके आएगा, फिर आई जेड एक्स करके आएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 9 कंपोनेंट्स आते हैं। इन 9 कंपोनेंट्स में से हर साल किसी न किसी 3 कंपोनेंट को पूछा गया है। जैसे एक्स कंपोनेंट पूछा है, कभी वाई कंपोनेंट पूछ लिए, कभी जेड कंपोनेंट पूछ लिए, कभी नाम दे करके पूछ लिए कि आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड बताइए कितना होगा। ठीक, तो ये नाम दे करके पूछ लेते हैं। एक प्रूफ भी है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड करके समथिंग आता है। ठीक, तो वो भी एक प्रूफ पूछा जाता है। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन पूरा करा दूंगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, और हर साल लगभग अल्टरनेट करके पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है, तो यहाँ तक आप लोग देख लेंगे। इसके बाद इसी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। ठीक, मैं इसको भी लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल सेल, ये पूछा गया है। और हर साल अल्टरनेट करके, हर साल क्या अल्टरनेट क्या, हर साल लगभग पूछा गया है इसमें से। इससे एक क्वेश्चन आया ही आया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड से एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। कभी सेल के आउटर पॉइंट पे, कभी सरफेस पे, कभी इनर पॉइंट पे। ठीक, तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड फाइंड आउट करना होता है कहाँ पे, सेल के आउटर पॉइंट पे, सरफेस पे, इनर पॉइंट पे। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक्स में किया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ठीक, कंडक्टिंग सेल लिया जाता था, एक इंसुलेटिंग सेल लिया जाता था, तो सॉलिड इंसुलेटिंग सेल होता था, हॉलो कंडक्टिंग सेल होता था। 3-4 केसेस थे उसमें, कुछ उसी टाइप से ये है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। ठीक, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको भूल कर भी ना छोड़िएगा, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग आप लोग उठा के पेपर देख सकते हैं, जितने भी PI पेज देखेंगे आप लोग, हर साल उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन इसका जरूर होगा। ठीक, तो इसमें बस इतना टॉपिक्स फोकस करने हैं, क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक है जो मैकेनिक्स का पोर्शन है। इसमें कई टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो इसमें से क्वेश्चंस कई बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, फुल मार्क्स में क्वेश्चन सिर्फ एक यही बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो आएगा 3 नंबर में आएगा। ये फुल मार्क्स में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम टाइम 3 नंबर में भी पूछा गया है। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैकेनिक्स में, जो भी पोर्शन बताया मैंने, ये सारे 60 टाइप बनेंगे, यानी कि छोटे छोटे होंगे, 2 नंबर या 3 नंबर। ठीक, इससे ज़्यादा फुल मार्क्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फुल मार्क्स में आना होगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन एक आएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं सेकेंड पोर्शन की तरफ। तो जो हमारा सेकेंड पोर्शन है वो क्या है, ये हमारा है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक, MOT, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। अब मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये पूरा का पूरा एक यूनिट दे रखा है। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बार बार पूछा गया है, या तो क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट नोट में देता है, वो है तो आप लोगों का रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। ठीक, रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। इसी में एक नाम आता है रिड्यूस्ड मास का, यानी कि इसी प्रॉब्लम को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे लास्ट में एक फार्मूला आता है रिड्यूस्ड मास का। तो यही फार्मूला पूछा आता है, रिड्यूस्ड मास, एक्सप्रेशन फॉर रिड्यूस्ड मास जनरेट करने के लिए कहा जाता है। ठीक, तो ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछा गया है, कभी कभी 3 मार्क्स में ऊपर पूछ लिया गया है हाफ क्वेश्चन की तरह। ठीक, इसमें से और कुछ बहुत ज़्यादा फोकस करने लायक नहीं है इस पूरे टॉपिक में। इसके बाद हम लोग चलेंगे मैकेनिक्स ऑफ नॉन रिजिड बॉडीज़ की तरफ। ठीक, तो मैकेनिक्स ऑफ नॉन रिजिड बॉडीज़ में क्या क्या है, ये जो आप लोगों का 3rd यूनिट है, इसको देख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। मैं हटा दे रहा हूँ बार बार, तो उसको नोट करते जाइएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, या फिर आप लोग वो लेकर के मार्क कर सकते हैं। अपना सिलेबस ले लीजिए, उसी पर मार्क करते चले जाइए क्या क्या मैं बता रहा हूँ। नॉन रिजिड बॉडीज़ में क्या क्या है, मैकेनिक्स ऑफ नॉन रिजिड बॉडीज़ में जनरली जो क्वेश्चन, जो पेपर आप लोगों ने सारे, जो चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इलास्टिसिटी, वही पूरा चैप्टर है इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी के बेसिक्स आपने वहाँ पढ़ा हुआ है 11th में, वही बेसिक्स पूरा यहाँ भी पढ़ना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो यहाँ पे पूछा जाता है वो है
4 मॉडुलस कांस्टेंट है या मॉडुलाई कांस्टेंट बोले जाते हैं, वाई के ईटा सिग्मा, ठीक, यानी कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी एंड पॉइसंस रेशियो, वाई के ईटा सिग्मा। वाई के ईटा सिग्मा में 3-4 रिलेशंस है, उन रिलेशंस को देख लीजिएगा क्या क्या होता है। इसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का हर साल पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन मॉडुलाई कांस्टेंट्स, ठीक। इसमें से एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पॉइसंस रेशियो को थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा। पॉइसंस रेशियो के बारे में पूछा जाता है कि पॉइसंस रेशियो की थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, पॉइसंस रेशियो की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसकी वैल्यूज़ कितनी कितनी आती हैं। इसकी 2 वैल्यूज है, एक थ्योरेटिकल होती है, एक प्रैक्टिकल होती है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, कितना कितना आता है, -1 से 0.5 तक आता है थ्योरेटिकल वैल्यू और 0 से 0.5 आता है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो कितना कैसे आता है इसको थोड़ा सा प्रूफ देख लीजिएगा। अभी इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे आप लोगों को पढ़ना है टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स, टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स, ठीक। टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स में क्या क्या पढ़ना है, टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स में आपको 2 टाइप के सिलेंडर्स पढ़ने हैं। एक सॉलिड सिलेंडर होगा, उसके ऊपर कोई ट्विस्टिंग टार्क लगा रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें 2 टर्म्स पूछे जाते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, एंगल ऑफ शियर क्या होता है। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कभी एक नंबर पूछ लेता है या कभी कभी शॉर्ट नोट में भी दे देते हैं ये टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स में, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर्स, ठीक। तो इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक सॉलिड सिलेंडर होगा यानी कि सिलेंडर है और कंप्लीटली सॉलिड है, ये फुल्ली फिल्ड है। इसके लिए हम लोग टॉर्सनल रिजिडिटी निकालेंगे, ठीक, टॉर्सनल रिजिडिटी यानी कि टाउ की वैल्यू। इसी तरह से आप लोग निकालेंगे एक हॉलो सिलेंडर के लिए। मान लीजिए कोई सिलेंडर है ऐसे, इसके बीच में स्पेस है यानी कि ये ऐसे बनेगा, सॉरी इनके बीच का ये स्पेस फील्ड है यानी कि ये मटेरियल है पूरा। बाकी ये सिलेंडर बीच से क्या है, हॉलो है। इसके लिए ट्विस्टिंग टार्क की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। अब आप लोग जब ट्विस्टिंग टार्क की निकालेंगे वैल्यू तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि दोनों की वैल्यूज अलग लगाती हैं। फिर इसमें एक प्रूफ लगभग हर बार पूछा गया है। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं कि इलास्टिसिटी वाला जो पोर्शन है, इलास्टिसिटी और फ्लूइड, ये 2 यूनिट्स ऐसे हैं कि 2 यूनिट्स मिलाकर के लगभग 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, ठीक। 3 मिनिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे यहीं से। तो अगर आपने पूरी बुक छोड़ करके सिर्फ 2 यूनिट को ठीक से तैयार कर लिया है तो मान के चलिए कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक। तो आपको इलास्टिसिटी यानी कि मैकेनिक्स ऑफ नॉन रिजिड बॉडीज और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये पूरे के पूरे अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें से आप 4 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद बेसिक चीज़ें आपने पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा, शॉर्ट नोट सब लोग करते हैं, ठीक। तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी। इसमें एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि जो हॉलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट होता है वो सॉलिड सिलेंड्रिकल शाफ्ट से बेटर होता है। क्यों बेटर होता है, इसका प्रूफ है पूरा, ठीक। जो टॉर्सनल रिजिडिटी आती है वो इसकी ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ प्रूफ पूछा गया है लगभग हर साल। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें जैसे दे देगा कि 2 सिलेंडर्स हैं, एक का रेडियस r ले लिया, दूसरे का 2r ले लिया, एक का लेंथ l ले लिया, दूसरे का 2l ले लिया, दोनों का आपस में कनेक्ट किया गया है। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट एक के लिए दे दिया तो एंगल ऑफ ट्विस्ट दूसरे के लिए पूछ लिया, या टॉर्सनल रिजिडिटी एक के लिए दे दिया दूसरे के लिए पूछ लिया। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, लगभग हर साल ये भी पूछा गया है, और ये दोनों ही क्वेश्चंस फुल मार्क्स में पूछे जाते हैं, भी ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे, इसको छोड़िएगा मत। अगर आप लोगों को इस टॉपिक्स में कोई दिक्कत हो, इन सारे टॉपिक्स में, इलास्टिसिटी कोई भी टॉपिक में, जैसे रिलेशंस हो गए या फिर किसी में भी, तो आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। कल मैंने वीडियो शूट किया था, कुछ लोगों के कमेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स से सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए। मैं बता दूं कल मैंने वीडियो शूट किया हुआ था, टेक्निकल इशू के चलते, जैसे मेरे माइक की बैटरी कुछ प्रॉब्लम थी, वो पूरा का पूरा 1 घंटे का वीडियो ख़राब हो गया, ठीक। तो उस वीडियो को दोबारा आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि टेक्निकल इशूज़ के चलते थोड़ा लेट हो जाता है कई बार, कभी कुछ कहीं प्रॉब्लम आ गई, कभी कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक। फिर भी जितनी हो सकता है उतना मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक। इसके आगे आप लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके जस्ट आगे आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को एक टॉपिक और पढ़ना है, बेंडिंग ऑफ बीम्स, ठीक। मैं पेज को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का, बेंडिंग ऑफ बीम्स। ये 2 टॉपिक तो आप भूल के भी ना छोड़िएगा।
टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स और बेंडिंग ऑफ बीम्स, इसमें से एक एक फुल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाना है, यानी कि दोनों में से एक एक फुल क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये दोनों टॉपिक्स आप भूल के भी ना छोड़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग ऑफ बीम्स में क्या पढ़ना है? बेंडिंग ऑफ बीम्स में 2-3 नाम आते हैं, ठीक। एक नाम आएगा कैंटिलीवर का, ठीक, कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर में क्या है? कैंटिलीवर में भी 2 चीज़ें होंगी, ठीक। कैंटिलीवर सिंपली होता क्या है तो बता दूं। कोई एक बीम है जो कि एक एंड पे फिक्स है, यानी कि यहाँ पे फिक्स की गई है, ये फर्स्ट या एक एंड पे सपोर्ट की गई है, दूसरे एंड पे फ्री है, ठीक। इस पे हम कुछ वेट लटकाते हैं या कुछ मास लटकाते हैं यहाँ पे, तो ये बेंड करती है। तो इसका एक क्वेश्चन पूछा था डिप्रेशन का, कि डिप्रेशन कितना होगा, ठीक, किसी भी टाइम पे या किसी भी वेट के चलते यहाँ पे डिप्रेशन कितना होगा। तो इसमें 2 केसेस है, ध्यान दीजिएगा, दोनों केस आप जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पे केस वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। एक केस ऐसा है जिसमें ये बीम की जो बीम का मास है वो इफेक्टिव नहीं है। बीम का मास इफेक्टिव ना होने के कारण, इफेक्टिव ना होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बीम का वेट जो है वो अपने वेट के कारण बीम बेंड नहीं कर रही है, ठीक। तो उस केस के लिए आप लोग डिप्रेशन का क्वेश्चन निकालेंगे, पहली चीज़। दूसरा, वही डिप्रेशन का क्वेश्चन फिर निकालेंगे जब बीम का वेट इफेक्टिव होगा, यानी कि बीम अपने वेट के चलते भी बेंड कर रही होगी। 2 केसेस सोचते हैं, बीम बहुत हल्की हो, जैसे आप लोग कोई प्लास्टिक स्केल ले लीजिए नॉर्मली, या कोई ग्लास रॉड ले लीजिए या ग्लास की स्केल ले लीजिए, तो बहुत छोटी स्केल है या उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई बहुत कम है, तो बेंड बहुत कम करती है, ठीक। अपने मास के कारण बेंड बहुत कम करेगी। अगर ग्लास वाली होगी तो ग्लास थोड़ा सा बेंड कर जाता है, बट प्लास्टिक एकदम बेंड नहीं करता। तो प्लास्टिक चूँकि बहुत हल्का है तो अपने उसमें क्या हो जाएगा, मास इफेक्टिव नहीं है। ग्लास वाले में क्या होगा, मास इफेक्टिव होता है तो थोड़ा सा अपने मास के कारण बेंड कर जाती है। तो मास के कारण भी बेंड की, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे मास लटकाएंगे उसके कारण भी बेंड करेगा। तो ये 2 केसेस है, दोनों केसेस को ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक। दोनों में से केस वाइज पूछा गया है, इससे भी एक फुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में एक नाम आता है फुल लोडेड बीम का, ठीक, फुल लोडेड बीम, ठीक। फुल लोडेड बीम क्या होती है? दोनों एंड्स से सपोर्टेड कोई बीम हो और बीच में क्या हो रही हो, बेंड हो रही हो, इसको बोलते हैं फुल लोडेड बीम, ठीक। यानी कि बीम दोनों एंड से सपोर्टेड है और बीच में क्या है, बेंड हो रही है। तो ये चीज़ है। तो दोनों एंड से सपोर्ट करके अगर बीच में बेंड करें तभी ये, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आप लोग एक कैंटिलीवर का पहला प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लिए तो उसके बाद तीनों को बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तीनों ही एक जैसे हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा माइनर चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। और फार्मूले में बहुत माइनर ही चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो ये फुल लोडेड बीम भी देख लीजिएगा, फुल लोडेड बीम से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ये इलास्टिसिटी वाला पोर्शन था। इलास्टिसिटी वाले पोर्शन में यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को, बेंडिंग ऑफ बीम्स पे और टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स पे, ठीक। उसके बाद वाई के ईटा सिग्मा रिलेशन जो है, इस रिलेशन से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया 2 या 3 नंबर में, तो उसको जरूर फोकस कर लीजिएगा। 3 टॉपिक्स है इसमें, 3 टॉपिक से बियॉन्ड नहीं जाना है आपको, ठीक। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग फ्लूइड्स में, ठीक। तो जो चौथा पोर्शन है हमारा वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड, ठीक। रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में जैसे कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में क्लास 11th में पढ़ा होगा, विस्कोसिटी एक चैप्टर, ठीक। और विस्कोसिटी के साथ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ना के बराबर है, बहुत ही कम है। विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी में विस्कोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है, तो या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल सकते हो उसको। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू कितनी होती है, ठीक। ईटा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद विस्कोसिटी के बाद सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें जो मेन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, तो आप लोग फोकस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, ठीक। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे फोकस करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद आगे बढ़ेंगे आप लोग, तो आप लोग चले जाएंगे सीधे सीधे कहाँ पे, आयलर्स इक्वेशन में, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बर्नौलीज थ्योरम देख लीजिएगा, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक, सॉरी, बर्नौलीज थ्योरम, ये जरूर देख लीजिएगा। बर्नौलीज थ्योरम के साथ आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑफ फ्लूइड्स,
आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स। आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन दो फॉर्म में होंगे, एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, एक बेसिक फॉर्म होगा, यानी एक्सटेंडेड फॉर्म भी बोला जाता है उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो आयलर्स इक्वेशन के दोनों फॉर्म देख लीजिएगा। आयलर्स इक्वेशन से बर्नौलीज थ्योरम कैसे प्रूव किया था ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि आयलर्स इक्वेशन से बर्नौलीज थ्योरम प्रूव कर सकते हैं हम लोग, तो ये भी देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, जान लीजिएगा कि आयलर्स इक्वेशन से एक फुल क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है हर साल, तो ये क्वेश्चन कंफर्म है। बर्नौलीज थ्योरम से भी पूछा गया है। ठीक, और बर्नौलीज थ्योरम के साथ साथ पॉइजले इक्वेशन एक टॉपिक है। ठीक, ठीक, अब पॉइजलेज इक्वेशन में एक ध्यान दीजिएगा कि ये जो टॉपिक है, पॉइजलेज इक्वेशन कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, फुल मार्क्स के क्वेश्चन में, या कई बार पूछ लिया शॉर्ट नोट में, दोनों ही केसेस में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पॉइजलेज इक्वेशन जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम और पॉइजलेज इक्वेशन। ठीक, इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा थोड़ा सा, जब बर्नौलीज थ्योरम आप लोग पढ़ेंगे तो बर्नौलीज थ्योरम में 2-3 नाम आते हैं, जैसे प्रेशर हेड का नाम आया होगा, एनर्जी हेड का नाम आया होगा, पोटेंशियल हेड का नाम आया होगा। तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इन तीनों को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, पर यूनिट मास ऑफ वॉल्यूम, पर यूनिट मास के लिए कैसे फार्मूला आता है। तो ये देख लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर में एक आध दो बार पूछा गया है कि प्रेशर हेड या फिर का एनर्जी हेड क्या होता है। ठीक, तो ये चीज़ देख लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद एक नाम और आता है विस्कोमीटर का। तो विस्कोमीटर थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि विस्कोमीटर से भी क्वेश्चन पूछा गया है एक आध बार, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ विस्कोमीटर अगर छोड़ रहे हैं तो फिर देख लीजिएगा कि इसमें से कोई टॉपिक ना छूटने पाए, क्योंकि विस्कोमीटर अगर छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि फिर श्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है कि और भी टॉपिक्स मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, इससे, इससे और इससे, 3 मिला करके कम से कम 1.5 क्वेश्चन फिक्स है, आने ही आने हैं। ठीक, तो आप लोग विस्कोमीटर छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा वेंचुरीमीटर के बारे में देख सकते हैं। वेंचुरीमीटर आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, कहीं पर भी प्रेशर के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेंचुरीमीटर भी थोड़ा सा देख सकते हैं। ये टॉपिक्स हैं जो आपको फ्लूइड्स में पढ़ने हैं। ठीक, इसके आगे जब आप लोग बढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद, तो सबसे लास्ट हमारा पोर्शन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहले तो इसका पोस्टुलेट्स देख लीजिएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पोस्टुलेट्स क्या होते हैं कि पूछे गए हैं। ठीक, पोस्टुलेट्स के बाद आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, देख लीजिएगा, इसको मैंने लिखा नहीं पूरा है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है ये। इसमें पोस्टुलेट्स जरूर देखेंगे, उसके बाद लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो टॉपिक्स है मैं नाम बता रहा हूँ, 1 बाय 1 देख लीजिएगा। इसमें 2-3 फार्मूले आते हैं, जैसे कि आप लोगों का आएगा एक टाइम डाइलेशन का फार्मूला, ठीक, मास वेरिएशन का फार्मूला आएगा, ठीक, और एक होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला। ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आना ही आना है। ठीक, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डाइलेशन एंड मास वेरिएशन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, यहाँ से हर एक साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 3 टॉपिक्स जरूर पढ़ लेंगे। ठीक, इसमें एक और है टॉपिक जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ये है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पे शॉर्ट नोट लगभग हर अल्टरनेट साल में आए हुए हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। एक फार्मूला लास्ट में आता है मास एनर्जी रिलेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन तो आप लोग देखेंगे ही देखेंगे। मास एनर्जी रिलेशन के साथ आप लोग एक और फार्मूला आता है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। ठीक, उसको ईपी रिलेशन भी बोलते हैं, तो ईपी रिलेशन भी देख लीजिएगा। और रिलेटिविस्टिक फोर्स के लिए एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मैं ईयर बता देता हूँ जैसे पूछा गया है। ये 2017 के पेपर में आप देखेंगे 7वें क्वेश्चन का 3rd पार्ट। ठीक, 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसी में 7वें क्वेश्चन का 3rd पार्ट जो है, उसमें आप लोगों को रिलेटिविस्टिक फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है। तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है, हमको जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि 2017 में पूछा गया है, 2018 में नहीं है, और 2019 में भी नहीं है। 2019 में नहीं है, 2019 में उसके बजाय दूसरा पूछ लिया है उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछ लिया हुआ है। ठीक,
रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लिया हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान दीजिएगा। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हो गया, रिलेटिविस्टिक फोर्स हो गया, अभी मैंने बताया पी रिलेशन हो गया, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। इन सारे रिलेशंस में से एक मास एनर्जी रिलेशन है या मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। ये सारे जो जितने रिलेशंस का नाम ले रहा हूँ 3-4, इनमें से कोई ना कोई एक हर साल पूछा जाता है, ठीक। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इतने टॉपिक्स आप लोग कवर करेंगे, जो मैंने नाम बताया। मैंने लिखा नहीं है सारे को, लेकिन नाम मैंने सबका बता दिया है। अब इतने टॉपिक्स में से आपको जिस टॉपिक में जहाँ पर भी दिक्कत होगी, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। उन टॉपिक्स पे जिन पे ज़्यादा कमेंट होंगे, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो डालते चला जाऊँगा। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा या भी जहाँ पर भी आप लोगों को थ्योरी में प्रॉब्लम आएगी कि थ्योरी में कैसे हम लोग प्रूव करें, कैसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक। थर्मोडायनामिक्स का जो पेपर है उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। बहुत जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। थर्मोडायनामिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक। तो एक टॉपिक आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक थर्मोडायनामिक्स का मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लगेंगे, उनके वीडियोज़ में कंटिन्यू प्रोवाइड कराऊँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।